Hello students, today we are going to learn about types of organizational structure. An organizational structure defines how activities like task allocation, coordination and supervision are directed towards the achievement of organizational aim and goals. It affects organizational actions and provide the foundation on which standard operating procedure and routines rest. Let's see what are the types of organizational structure. There are 5 types of organizational structure. Number 1, simple or entrepreneurial structure, functional structure, divisional structure, strategic business unit, that is also called SBU, matrix structure. First of all, simple structure. The major decisions are made by one person. This structure is simple structure. This is used in small business unit. यह संरचना उन संगठनों के लिए उपयुक्त होती है जहाँ पर एक स्वामी या प्रबंधक जो भी है वो एक ही व्यक्ति होता है, अर्थात वही स्वामी जो है वही प्रबंधक होता है और अपने प्रत्येक निर्णय के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है। जो भी लाभ हानि होती है उसका भी उत्तरदायित्व उसी पर होता है। इस प्रकार की संरचना वाले संगठन का जो कार्य क्षेत्र होता है वो बहुत छोटा सा होता है। संगठन का स्वामी मिशन के प्रति हमेशा ही सचेत रहता है, अलर्ट रहता है और वो अपने मिशन को प्राप्त करने की दिशा में भरसक प्रयास करता है और अपने कर्मचारियों या सहायकों की मदद से सभी कार्यों का निरीक्षण भी वह स्वयं ही करता है। स्वामी सभी प्रकार के जो भी व्यूह-रचनात्मक निर्णय होते हैं, साथ ही क्रियात्मक निर्णय भी स्वयं ही लेता है और यही कारण है कि वो व्यूह-रचनात्मक निर्णयों में ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है और वह उस कैपेसिटी से जब बाहर जाकर काम करता है तो वह ओवरलोडेड कहलाता है और उसका असर फिर उसके कार्यों पर पड़ने लगता है। तो यहाँ पर एक पर्सन होता है और उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सारी एक्टिविटीज़ को वही मैनेज करता है। इस जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, इसके जो एडवांटेजेस हैं, यहाँ पर क्या होता है, फास्ट डिसीजन होता है, त्वरित निर्णय लेता है, क्योंकि एक ही पर्सन को निर्णय लेना है, वह तुरंत निर्णय ले सकता है। समय की बचत होती है, टाइम सेविंग। ये इनफॉर्मल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। इनफॉर्मल अनौपचारिक एवं लोचदार संगठन होता है, इसलिए ये सरल संगठन कहलाता है। और ये यहाँ पर हमेशा जो स्वामी है या ओनर है वो हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति जागरूक रहता है और हमेशा उत्साहित रहता है और लगातार उस दिशा में प्रयास करता रहता है। इस संगठन की हानियाँ क्या हैं? इस संगठन की हानि, यहाँ पर एक ही व्यक्ति बहुत सारा काम करता है और उसकी योग्यता जो भी है सीमित होती है। बहुत सारे व्यक्ति रहेंगे तो उनमें अलग अलग योग्यता वाले व्यक्ति रहेंगे तो एक साथ मिलकर उनकी योग्यताओं का उपयोग किया जा सकता है, परंतु सिंपल स्ट्रक्चर वाले संगठन में यहाँ पर एक ही व्यक्ति होता है, इसलिए उसकी उपयोग जो योग्यता है वो सीमित होती है और इसलिए यह संगठन के विकास में बाधक बनती है। और स्वामी का जो मालिक है, ओनर है, वो नित्य प्रतिदिन के कार्यों पर अपना ध्यान ज़्यादा लगाता है, इसलिए वह व्यूह रचनाओं के द्वारा निर्णय लेने में अपने आप को असमर्थ पाता है।
दूसरा जो फंक्शन है क्रियात्मक संरचना या फंक्शनल स्ट्रक्चर. व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल स्ट्रक्चर? दिस स्ट्रक्चर डिवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन देयर functions. It is used to organize workers. They are grouped based on their qualification, skills and knowledge. जब संगठन विकास करता है तो एक पर्सन या एक उद्यमी उस संरचना की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता. तब एक व्यक्ति की जो सीमा है वो कार्य करने की सीमा समाप्त हो जाती है. उसे नए कर्मचारियों और विशेषज्ञों की आवश्यकता महसूस होती है और इसी के कारण विशेषज्ञता के आधार पर वह कार्यों का बंटवारा कर देता है. इसे ही क्रियात्मक संरचना कहा जाता है. क्रियात्मक संरचना यानी जो भी विशेषज्ञ है या जो जिस काम में माहिर है उसके हिसाब से उस पर्सन को वो काम उसकी योग्यता के हिसाब से विभाजित कर दिया जाए या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए. क्रियात्मक संगठन संरचना का वह रूप है जिसमें प्रबंधक और नियंत्रण का सारा कार्य उसमें निहित क्रियाओं के अनुसार ही विभाजित किया जाता है. उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो एक मान लीजिए कि एक कॉलेज है. उस कॉलेज में कई सारे विभाग हैं. विभाग बना दिया जाता है, कई सारे विभाग हैं और वहाँ पर काम करने वाले जो प्रबंधक हैं उनका अलग अलग लेवल होता है और उसके हिसाब से उनको काम डिवाइड किया जाता है. उनके अंडर में कई मातहत होते हैं जो कि काम करते हैं और उनको रिपोर्ट करते हैं और वो जो प्रबंधक या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो फिर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करता है. क्रियात्मक संगठन का सर्वप्रथम जो विचार था वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता जो हैं F.W. टेलर उन्होंने प्रस्तुत किया था. उन्होंने कहा था कि जो क्रियात्मक संगठन है वहाँ पर सबसे पहले CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. उसके अंडर में कुछ मुख्य इकाइयाँ होती हैं जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल, प्रोडक्शन या ऑपरेशन. अब ये जो इकाइयाँ हैं उनके अंदर भी जैसे मार्केटिंग है तो उसमें है एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, कस्टमर सर्विस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. और सेल्स के अंडर में फिर आएगा सेल्स ऑपरेशन एंड सेल्स प्लानिंग. तो इस तरह से F.W. टेलर ने इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर का एक फॉर्मेट प्रस्तुत किया था जिसको मैंने आपको बताया. अब हम देखते हैं कि इस क्रियात्मक संगठन के लाभ क्या होते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है क्योंकि क्रियात्मक संगठन कार्य को विशिष्टीकरण के द्वारा बांटता है, इसलिए यहाँ पर स्पेशलाइजेशन का लाभ मिलता है. दूसरा होता है कार्य क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज इन एफिशिएंसी. कार्य क्षमता में वृद्धि. क्रियात्मक संगठन में प्रत्येक क्रियात्मक अधिकारी अपने अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है जो अपने क्षेत्र के जो अधीनस्थ होते हैं उनसे उनके कार्य निष्पादन में उनकी मदद करता है, उनको दिशा निर्देश देता है और उनसे बेहतर कार्य करवा सकता है. इससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है. थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ वर्कलोड. वर्कलोड यानी कार्यभार को घटाता है. एक पर्सन यदि ओवरलोडेड है तो उसकी कार्य क्षमता पर असर पड़ता है, लेकिन उनको अगर कम कार्य दिया जाए वर्कर्स को तो वो ज़्यादा अच्छे से उसका निष्पादन करते हैं. नेक्स्ट है इंक्रीज सूटेबल फॉर एक्सपेंशन. ये विस्तार के लिए बहुत उपयुक्त होता है क्योंकि ये प्रणाली संगठन का विस्तार करने में समर्थ है, हम ऐसा बोल सकते हैं. ये इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होता है. सब एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन संगठन विस्तार करना चाहता है और ये संगठन ये जो संरचना है कार्यात्मक स्ट्रक्चर वाली वो संगठन को प्रभावी बनाती है और उसमें कार्य करने और सोचने के पक्षों को अलग अलग मौका देती है. परिणाम स्वरूप संगठन अधिक प्रभावकारी बन जाता है. और यहाँ इस संगठन संरचना के द्वारा हम
बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी नियंत्रण अच्छा होता है। अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेज, यानी कि इसकी हानियाँ क्या क्या हैं या डीमेरिट्स। यहाँ पर आदेश की एकात्मकता का अभाव देखा जाता है, लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। एक ही जगह पर दो बॉस हो सकते हैं, या अगर मान लीजिए कि एक वर्कर है, उसके ऊपर जूनियर मैनेजर है और एक सीनियर मैनेजर है, अगर दोनों एक साथ उस वर्कर को अलग अलग आदेश देते हैं तो वर्कर टोटली भ्रम में रहता है या कंफ्यूज रहता है कि पहले किसका आदेश मानूं, और अगर उस आदेश में विरोधाभास हो तो वर्कर कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये इस संरचना संगठन का एक बहुत बड़ा दोष है। दूसरा है जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। यह जटिल प्रकृति की प्रणाली है, कर्मचारी इसे ठीक से समझ नहीं पाते, तो और कई अधिकारियों द्वारा जब निर्देशित किए जाते हैं तो ये जटिलता और ज़्यादा बढ़ जाती है और संगठन में फिर भ्रम पैदा होता है। यहाँ पर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी होता है। यदि छोटे छोटे कार्यों के लिए या छोटी छोटी बातों के लिए बॉस के ऊपर निर्भर रहा जाए, और या अलग अलग बॉस हों और अलग अलग कार्यों के लिए वो अलग अलग से निर्देश दें, तो यहाँ पे कार्यों का समन्वय मुश्किल हो जाता है। संकीर्ण परिप्रेक्ष्य मतलब नैरो पर्सपेक्टिव। संकीर्ण परिप्रेक्ष्य कैसे होगा? सभी विशिष्ट कार्यों के लिए अलग अलग प्रबंधक नियुक्त किए जाते हैं जो अपने विभाग के बारे में सोचते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो पूरा संगठन है या जो उपक्रम है वहाँ पर परस्पर सहयोग की भावना का अंत हो सकता है, उनमें होड़ भी हो सकती है। लोग एक दूसरे को आगे अपने से सबसे ऊंचा दिखाने के लिए यहाँ पे प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, जिससे निसंदेह ही संगठन को हानि होती है। उसके बाद में इसकी एक और जो डिसएडवांटेज है, यह एक खर्चीली प्रणाली है। यहाँ पे खर्च ज़्यादा होता है और एक ही कार्य के निष्पादन के लिए कई अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ सकता है, तो ये छोटे संगठनों के लिए यह प्रणाली उपयुक्त नहीं है। अब जो तीसरी संरचना है वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। The structure that groups various organizational functions into products or regional divisions. Each division contains all the necessary resources and functions within it to support that product plan. It is based on two criteria: product divisionalization and geographical या territorial divisionalization. क्रियात्मक संरचना विस्तार एवं विकास करने के लिए संगठन जो है, संगठन के लिए एक सीमा के बाद ये अनुपयुक्त हो जाती है। जब संगठन अपने जीवन चक्र के विकास स्तर पर पहुंचता है तो उसका भौगोलिक विस्तार होता है, बाजार विभक्तीकरण होता है, विकेंद्रीकरण की दृष्टि से भी बहुत सारी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन सब के विस्तार करने के लिए और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रियात्मक संगठन प्रणाली जो है वो फेल हो जाती है। तब इस परिस्थिति से निपटने के लिए विभागीय संरचना की आवश्यकता होती है। इस संरचना के अंतर्गत जो कार्यों का बंटवारा उत्पाद रेखा या भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर कर दिया जाता है, जिसके अलग अलग विभाग होते हैं। विभागीय संरचना में प्रत्येक विभाग सेमी ऑटोनॉमस यानी अर्ध स्वायत्त होता है, अर्थात उसके अपने रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन होते हैं और सुविधाएं होती हैं। प्रभागीय संरचना स्वत इकाइयों तथा प्रभागों का एक सेट या उसको बोलेंगे समुच्चय होता है, जिन्हें केंद्रीय मुख्यालय समन्वित करता है। केंद्रीय मुख्यालय उनके ऊपर कंट्रोल रखता है। इस संरचना का प्रयोग प्रायः ऐसी फर्में करती हैं जो जटिल वातावरण में विकास करने वाली फर्में होती हैं या संगठन होते हैं। विभागीय संरचना दो मानदंडों पर आधारित हो सकती है। पहला है
उत्पाद प्रभागीकरण और प्रोडक्ट डिविजनाइजेशन, एंड दूसरा है भौगोलिक या भूभागीय प्रभागीकरण या जियोग्राफिकल डिविजनाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं उत्पाद प्रभागीकरण क्या है। किसी एक उत्पाद के लिए क्रियात्मक संरचना में दूसरे उत्पाद को क्रियात्मक संरचना से जोड़ देने पर जैसा स्वरूप निर्मित होता है, ठीक वैसा ही स्वरूप उत्पाद प्रभागीकरण का होता है। प्रत्येक प्रभाग के अंतर्गत जो क्रियात्मक संरचना संचालित की जा रही है वह तब तक उपयुक्त होती है जब तक कि उत्पाद अपेक्षाकृत जटिल होता है और प्रत्येक उत्पाद के लिए काफ़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक बड़ा उत्पाद या उत्पाद की श्रेणी की व्यवस्था एक अलग प्रभाग के रूप में की जा सकती है। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी कॉलेज में अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे साइंस विभाग, कॉमर्स विभाग, कंप्यूटर विभाग, और ये सब विभागों का उद्देश्य तो एक ही होता है कि छात्रों को शिक्षा दी जाए, लेकिन यानी कि जो छात्र होते हैं वो किसी भी कॉलेज के प्रोडक्ट होते हैं और उनका सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उनका अलग अलग जो प्रैक्टिकल है या उनका जो सब्जेक्ट मटेरियल होता है पढ़ने वाला, सबका अलग अलग होता है। लेकिन उसको हर विभाग अपने जो प्राथमिकताएं हैं उनके ऊपर फोकस करता है, लेकिन वो सबके सब रिपोर्ट किसको करते हैं, प्रिंसिपल को करते हैं, और प्रिंसिपल ही इन सारे विभागों का समन्वय करता है। जहाँ पे जिस चीज़ की कमी दिखती है उसका दिशा निर्देश देता है। तो ये एक एग्जाम्पल था कॉलेज में या स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि उत्पाद प्रभागीकरण के लाभ क्या क्या हैं। उत्पाद प्रभागीकरण, it provides all the advantages of a small and functional organization and minimize the disadvantage of increased size, diversity and disparity। इसका एडवांटेज है, पहला, प्रत्येक उत्पाद श्रेणी पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इससे ऑपरेशंस में दक्षता आती है और मितव्ययता आती है। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को उन्नत बनाता है, फर्म की संरचना को लोचदार बनाता है, गतिशील वातावरण के अनुरूप फर्म को संरचना प्रदान करता है, प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के स्थायी विकास को सुनिश्चित करता है, यानी कि उसका डेवलपमेंट निरंतर होता रहे, स्थायी विकास हो, इस बात को दिशा देता है। यह कार्य में समन्वय स्थापित करता है तथा उसमें आवश्यक सुधार करता है, और ये मैनेजर्स को हेल्प करता है कि स्ट्रेटजीज, व्यूह रचनाओं को डेवलप किया करने में। इसका डिसएडवांटेज, कंसंट्रेट ओनली द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका ये जो उद्देश्य है, इसके जो सबसे पहले हानियाँ जो हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अल्पकालीन उद्देश्य और मैक्सिमम प्रॉफिट पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, यानी कि अल्पकालीन उद्देश्यों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अधिकतम लाभ के बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई भी संस्था का स्थायी विकास इससे संभव नहीं है। प्रभाग विभिन्न प्रकार के आकार के होते हैं एवं विकास दर भी उनकी अलग अलग होती है, जिससे कि निष्पादन मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना मुश्किल होता है, डिफ़िकल्टी आती है उसमें। प्रभागीकरण में, इस प्रकार के प्रभागीकरण में कार्यों एवं प्रयासों का दोहराव होता है, यानी वही कार्य को डबल या ट्रिपल बार करते हैं।
और डिफ़िकल्टी आती है रिसोर्स एलोकेशन यानी संसाधनों के आवंटन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कॉरपोरेट एवं प्रभागी या स्तर पर अधिकारी का बंटवारा करने से उनमें निरंतरता की कमी होती है, इसमें वो एक जगह से स्थिर रहकर कार्य नहीं कर पाते। इसका जो दूसरा मानदंड है वह है भूभागीय प्रभागीकरण या जियोग्राफिकल डिवाइजनलाइजेशन। इस प्रकार की संरचना का प्रयोग सेवा प्रदान करने वाले संगठनों द्वारा किया जाता है, जिनके क्षेत्रीय कार्यालय जो होते हैं विभिन्न क्षेत्रों में वो सब स्थापित हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें क्षेत्रीय कार्यालय कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विविध भौगोलिक बाजारों में या बृहद भौगोलिक क्षेत्रों में ढूंढकर उनके कार्यों को सुविधाजनक बनाकर उत्पाद या सेवा प्रदान करती हैं और वे इस संरचना को अपनाती हैं। विकेंद्रीकरण व्यूह रचना को क्रियान्वित करने के लिए इस प्रकार की संरचना की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रभाग में क्रियात्मक संरचना संचालित की जा सकती है और विभिन्न भूभागों में कार्य करने के आधार पर किसी भी संगठन की प्रभागीय संरचना को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके लाभ हम देखते हैं। प्रत्येक इकाई क्षेत्रीय वातावरण का लाभ उठा सकती है। क्षेत्रीय वातावरण यानी कि अगर वो जैसे मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो अमेरिकन कंपनी है, वो यहाँ पर भी भारत में भी है, तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत के लोगों की आवश्यकता है, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाएगी या उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है। वो अगर रशिया में है तो वहाँ के लोगों के हिसाब से चेंज कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि सांस्कृतिक, वैधानिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में क्षेत्रीय भिन्नताएं जो होती हैं उनको पूंजीकृत किया जा सकता है। भूभाग प्रबंधकों के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी होते हैं और भूभागीय प्रमाणीकरण लाभ या हानि के उत्तरदायित्व को स्पष्ट करता है कि कहाँ पर लाभ हो रहा है, कहाँ पर हानि हो रही है, ये क्लियर कट पता चलता है। इसके दोष, ये पद्धति खर्चीली है, कार्यों में समन्वय की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि ये यहाँ पर जो इनके जो अलग अलग इकाइयाँ हैं भूभाग के हिसाब से बहुत दूरी पर होते हैं और वहाँ पर समन्वय की समस्या उत्पन्न होती है। यह प्रभागीकरण कॉरपोरेट लक्ष्यों की तुलना में क्षेत्रीय लक्ष्यों पर ज़्यादा ध्यान देता है और यह मध्यम एवं छोटे आकार के संगठनों के लिए तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो ये था थर्ड संगठन का प्रकार, तीसरे संगठन संरचना। अब हम देखते हैं चौथी संगठन संरचना जो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट SBU या व्यूहरचनात्मक व्यावसायिक इकाई। व्यूहरचनात्मक व्यावसायिक इकाई या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट it focus on product offering and marketing segment. They have a discrete marketing plans, analysis of competition and marketing, even though they may be a part of larger business entity. It is fully functional unit of a business that has its own vision and direction. जब संगठन प्रभागों की विविधता, आकार के कारण इनको प्रतिबंधित एवं नियंत्रण करने में कठिनाई होने लगती है, तब ये एक बहुत बड़ी समस्या का रूप धर लेती है और इसी समस्या को दूर करने के लिए व्यूहरचनात्मक व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाता है। ये व्यूहरचनात्मक व्यवसाय इकाइयाँ सामान्यतः व्यूहरचनात्मक तत्वों पर ही आधारित होती हैं और ये व्यवसाय आधारित सहायक व्यवसायों का समूह होता है। प्रत्येक
इकाई का अपना एक मिशन होता है और जो दूसरे इकाई के मिशन से भिन्न होता है। यह अपना नियोजन स्वयं तैयार करती हैं, यानी प्लानिंग खुद करती हैं, ह्यूमन रिसोर्स को प्रतिबंधित करती हैं और इसका आधार ना तो बड़ा होता है, इसका आकार जो है ना तो बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है। अर्थात प्रभागीय संरचना में विभिन्न प्रभागों को प्रबंधित मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर होगा या सीईओ को करना पड़ता है, जबकि एसबीयू का प्रबंधन स्वयं एसबीयू यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट करता है, जिससे उच्च प्रबंधकों की समस्या हल हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इफेक्टिव कंट्रोलिंग, चूँकि एसबीयू अपना प्रबंधन खुद ही करता है, सारे प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स से लेकर ए टू जेड सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को खुद करता है, इसलिए यहाँ पर कंट्रोलिंग भी इफेक्टिव होती है, बहुत ही प्रभावी नियंत्रण हो पाता है। यहाँ डाइवेस्टमेंट और विकेंद्रीकरण को यह सुगम बना देता है। रिस्क जो है वो मिनिमम हो जाता है, यानी जोखिम मिनिमम हो जाती है। फिर अलग अलग व्यवसाय इकाइयों के स्तर पर जवाबदेही यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करना भी बहुत ही आसान हो जाता है और इस संरचना में बहुत ही कम केंद्रीय ऊपरी व्यय की यानी कि ओवरहेड्स की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं इसकी हानियाँ। डिसएडवांटेज ऑफ एसबीयू, सबसे लैक ऑफ कोऑपरेशन इन वेरियस एसबीयूज, यानी जितनी भी और बहुत सारी जो यूनिट्स रहती हैं उनमें कोऑपरेशन का अभाव देखा जाता है। डिफ़िकल्ट टास्क है ये सब यूनिट्स बनाना ही, बहुत सब बिजनेस यूनिट्स का निर्माण ही एक जटिल प्रक्रिया है, मुश्किल काम है। और डिफ़िकल्टीज इन ऑपरेशनल कंट्रोलिंग, ऑपरेशन कंट्रोलिंग में कठिनाई आती है। एसबीयू का लक्ष्य कॉरपोरेट के लक्ष्यों से अलग हो सकता है। व्यक्तिगत एसबीयूज का समन्वय करना एक व्यक्ति के लिए, एसबीयूज का समन्वय करना, बहुत सारी जो एसबीयूज रहती हैं उनका समन्वय करना एक व्यक्ति के लिए कठिन कार्य होता है। इनमें परस्पर सहयोग का अभाव होता है और जो विभिन्न व्यवसाय चक्र में एसबीयूज संचालित किए जाते हैं, जिससे वित्तीय एवं परिचालनात्मक नियंत्रण की समस्या भी जटिल हो जाती है, नियंत्रण भी जटिल हो जाता है। और यह एक कॉर्पोरेट एवं प्रभागीय प्रबंधन के बीच प्रबंधन के एक और स्तर को जोड़कर संरचना को एक जटिल रूप या स्वरूप प्रदान करती है। पांचवा जो प्रकार है वह है मैट्रिक्स संरचना। मैट्रिक्स, this structure is the arrangement of personal matrix leaders, managers and employees. It is seen in multinational organizations and multi-productional organizations. एक बृहद संगठन में प्रायः महत्वपूर्ण उत्पाद या परियोजनाओं पर कार्य किया जाता है, जो कि व्यूहात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही मैट्रिक्स व्यूहरचना को अपनाया जाता है। इस संरचना में प्रायः बृहद जो व्यवसाय हैं, बहुव्यवसाय, बहुउत्पाद, बहुराष्ट्रीय संगठनों में यह देखा जा सकता है। यह उन उद्योगों के लिए उपयुक्त होता है जो उच्च प्रौद्योगिकी के द्वारा तीव्र गति से नए उत्पादों का विकास करते हैं। यह संरचना विभिन्न क्रियात्मक क्षेत्रों के कार्यों और संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करती है। परियोजना की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ अलग अलग समूहों में काम करते हैं और समूह के जो प्रबंधक होते हैं, समूह के जो नेता होते हैं या जो समूह के लीडर होते हैं, उनको वो रिपोर्ट देते हैं। एक ही समय पर वे अपने विभाग में भी काम करते हैं और एक बार परियोजना के पूर्ण हो जाने पर वे वापस अपने विभाग में चले जाते हैं। इन्हीं क्रियाओं में सामंजस्य बनाने के लिए इस संरचना का
प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक CEO है, उसके अंडर में 4 हैं फंक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल एंड ऑपरेशंस। उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर ए है, प्रोजेक्ट मैनेजर बी, प्रोजेक्ट मैनेजर सी है, और ये सब रिपोर्ट करते हैं किसको, कुल मिलाकर सबकी रिपोर्टिंग किसको होती है, CEO को होती है। मैट्रिक्स संरचना के लाभ क्या क्या हैं, अब देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर: इंक्रीजेस मैनेजरियल मोटिवेशन, प्रबंधकीय अभिप्रेरणा को ये बढ़ावा देता है। दूसरा है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड ऑपरेशनल स्पेशलिस्ट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, यह सीमित क्रियान्वयक विशेषज्ञों का अधिकतम उपयोग करता है। यानी एक पर्सन अगर वो मल्टी टैलेंटेड है तो उसकी योग्यता को उपयोग अलग अलग जगहों, अलग अलग क्षेत्रों पर किया जा सकता है। यह निर्णय की गुणवत्ता में सुधार करता है और परस्पर सहयोग, समन्वय, डिस्प्यूट्स जो होते हैं, विवाद, उन सबको हल करने में सहयोग करती है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस यानी कि हानियाँ। कॉम्प्लेक्सिटी है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइम टेकिंग डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस है ये। इसे प्रतिबंधित करना बहुत ही जटिल है। दोहरी जवाबदेही होती है, परियोजना के साथ साथ विभाग के प्रति भी प्रबंधक उत्तरदायित्व निभाते हैं, जिससे उनके ऊपर वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है। और ये दोनों स्थितियां विशेषज्ञों में जो है भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि पहले किसको करना चाहिए किसको नहीं। इससे निर्णय की जो प्रक्रिया होती है वो अन्य संरचनाओं की अपेक्षा अधिक समय लेती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, stay home and be safe.